वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष सर। इस चैनल पर बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाकर हर वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पाइए। पे अटेंशन, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, जब कोई भी पार्टनरशिप ठीक है कैरिड होती है तो उसमें क्लियर है पार्टनरशिप में दो लोग होने जरूरी है। कम से कम कितने लोग होने चाहिए? दो लोग। अगर किसी भी पार्टनरशिप में अगर दो लोग नहीं है मिनिमम, तो उसको पार्टनरशिप हम लोग नहीं बोल सकते। यानी पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में रिलेशन होता है जो बिजनेस चालू करते हैं। ठीक है, विच कैरिड द बिजनेस। ठीक है, और उसमें या तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्वमेंट लेंगे। सीधी बात है, अगर दो पार्टनर है तो दोनों के दोनों बिजनेस चलाएंगे, या नाम के लिए दो पार्टनर लेकिन उसमें से कोई एक काम करेगा, नाम के लिए तीन पार्टनर लेकिन उसमें से कोई एक या दो बंदा काम करेगा। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन कैरिड द बिजनेस। ठीक है, फॉर ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब या तो सब काम करेंगे या उसमें से एक या कोई दो लोग बाकी सबके लिए काम करने वाले हैं। बट जब हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप जो होता है इसके अंदर जब दो लोग से ज्यादा, टू और मोर पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, और जैसा कि सबको पता है जहां पर अकेला इंसान होता है वहां पे ट्रस्ट टूटने का बात ही नहीं आता है। जो अकेला इंसान सोल ट्रेडर है, ठीक है, सोल ट्रेडर है, अकेले बिजनेस उसने स्टार्ट किया है, अकेले सब कुछ उसने सारी एक्टिविटी की है, अकेला बिजनेस कैपिटल लेकर आया है, अकेले बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, अकेला पूरा प्रॉफिट शेयर करेगा, अकेले पूरे लॉस शेयर करेगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उसको अपने पास ही रखनी है। लेकिन जब दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्वमेंट लेते हैं तो ऑब्वियसली जहाँ घर में अगर एक से ज्यादा बर्तन तो खड़खड़ाएंगे ही। तो जहां पे पैसा इन्वॉल्व है वहां पे दो या दो से ज्यादा पर्सन में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से, तालमेल नहीं होने की वजह से झगड़े होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और जैसे कि पार्टनर्स यानी दो या दो से ज्यादा लोग जब आएंगे तो ऑब्वियसली उनकी लायबिलिटी जो होगी वो हम लोगों ने पढ़ा है अनलिमिटेड होती है। ठीक है, अब ऑब्वियसली इसका मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर, ठीक है, अगर मैंने यानी अगर पार्टनर्स ने कोई कर्जा लिया है और उस कर्जे को अगर वो लौटा नहीं पाते हैं, ठीक है, इफ दे आर अनेबल टू पे डेब्ट्स टू द क्रेडिटर, अगर वो कर्जा नहीं लौटा पाते हैं तो इन दैट केस उनका पर्सनल प्रॉपर्टी एज वेल एज उनकी बिजनेस प्रॉपर्टी दोनों को सोल्ड आउट किया जा सकता है। करेंगे ऐसा नहीं बोला, कर किया जा सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनका बिजनेस प्रॉपर्टी भी अफेक्ट होगा और पर्सनल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, राम और श्याम करके दो बंदे हैं, दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया। दोनों ने बिजनेस स्टार्ट करने के बाद अच्छा खासा तालमेल चलता, कैपिटल आया, दोनों ने एफर्ट डाला, दोनों ने प्रॉफिट एंजॉय किया। लेकिन कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होने कैसे, मिसअंडरस्टैंडिंग होने कैसे बिजनेस को डिसॉल्व करना पड़ सकता है। क्यों? यानी एक की गलती की सजा दूसरा भुगत सकता है। यानी अगर एक ने लोन लिया है तो चुकाना दोनों को पड़ेगा। अगर वो पर्पस बिजनेस पर्पस के लिए लोन ले रहा है, ठीक है, या उसने पर्सनल पर्पस के लिए लोन लिया लेकिन बिजनेस अकाउंट को शो किया है, तो इन दैट केस अगर वो पैसा लौटा नहीं पाता है तो दूसरा पार्टनर को वो पैसा लौटाना पड़ेगा। क्योंकि उन लोगों की लायबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ साथ जॉइंट एंड सेवरल होती है। जॉइंट और सेवरल यानी जुड़ी हुई होती है। यानी कर्जा अगर एक लेगा तो चुकाना दोनों को पड़ेगा। इन दैट केस अगर वो चुका नहीं पाता है तो दोनों की बिजनेस प्रॉपर्टी तो अफेक्ट होगी, क्योंकि बिजनेस तो एक ही है, दोनों की बिजनेस प्रॉपर्टी अफेक्ट होगी। और अगर बिजनेस की प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करने के बाद अगर उनका पैसा रिकवर नहीं हुआ तो इन दैट केस उनका पर्सनल प्रॉपर्टी भी अफेक्ट किया जा सकता है। तो ये डिसएडवांटेज है किसी भी पार्टनरशिप फर्म का। तो इस तरीके की डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए, इस तरीके के डिसएडवांटेज से बचने के लिए, ठीक है, इंडियन कंपनीज एक्ट 1957 पढ़ा है ना,
उन लोगों ने जॉइंट स्टॉक कंपनी का कन्वर्जन किया, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट ने अपने आप को मॉडिफाई करके एक नई तरीके का पार्टनरशिप एक्ट लॉन्च किया, जिसमें उन लोगों ने लायबिलिटी के बेसिस पे पार्टनरशिप रखा है। मतलब अगर पार्टनर्स चाहे तो वो अनलिमिटेड लायबिलिटी का बिजनेस भी अपना सकते हैं, और अगर पार्टनर्स चाहे तो लिमिटेड लायबिलिटी का बिजनेस भी अपना सकते हैं। मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार बिजनेस को दो हिस्से में बांटा गया, एक तो लायबिलिटी पार्टनरशिप और एक अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब होता है जितना पैसा आपने बिजनेस में डाला, अगर लॉस होता है तो आपका सिर्फ उतना ही पैसा अफेक्ट होगा। ठीक है, अनलिमिटेड में मैंने बताया बिजनेस और पर्सनल प्रॉपर्टी दोनों अफेक्ट होगा, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है, जितना आपका कंट्रीब्यूशन होगा, जितना आपका कैपिटल आपने उस बिजनेस में डाला होगा, अगर खुदा ना खास्ता वो नुकसान में जाता है बिजनेस, तो आपका सिर्फ उतना ही पैसा डूबने वाला है। समझा? यानी कंपनी के पास एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर उनको अपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी से बचना है, अगर वो चाहते हैं, वो सिक्योर्ड बिजनेस करना चाहते हैं कि मैं बिजनेस में रिस्क भी लूंगा, मैं रिस्क को बिजनेस को एक्सपांड भी करूंगा, लेकिन अगर मेरे बिजनेस को मैं कभी भी फेलियर आया तो मेरा बिजनेस लॉस में जा हो सकता है, अगर मेरा बिजनेस लॉस में होगा तो मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी भी जाएगा, तो उसको जो डर है पर्सनल प्रॉपर्टी खोने का, उससे ओवरकम करने के लिए, उससे निकलने के लिए वो सेकेंड टाइप के बिजनेस को अपना सकते हैं, जिसको कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, इसमें दो पार्टनर होंगे, कम से कम दो पार्टनर या दो से ज्यादा पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन इनकी लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड। लिमिटेड मतलब लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय देम, यानी वो जितना कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे उतनी ही उनकी लायबिलिटीज है। मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि अगर बिजनेस में लॉस होता है तो इन शॉर्ट उनका सिर्फ कितना पैसा डूबने वाला है, जितना उनका कंट्रीब्यूट किया हुआ है, या जितना उनका बिजनेस के प्रति लायबिलिटी है या असेट है, उतना ही पैसा उनका क्या होने वाला है, डूबने वाला है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सबसे अच्छी चीज इसीलिए बोला जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपके बिजनेस प्रॉपर्टी ही अफेक्ट हो सकती है, पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी अफेक्शन आएगा नहीं। ठीक है, ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, 13 में पढ़ा हुआ है, 14 में पढ़ा हुआ है, और कुछ हिस्सा हम लोगों को इधर पढ़ना है। 12th में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वाला पार्ट। ठीक है, 13 में यानी FY BCom में भी हम लोगों ने कहीं पर पार्टनरशिप पढ़ा था, और उसके बाद SY BCom में भी हम लोगों ने पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कन्वर्जन पढ़ा है। कन्वर्जन मतलब पूरा पार्टनरशिप को डिसॉल्व करके नई बिजनेस को खड़ा करना है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को। अब हमको पार्टनरशिप ऑलरेडी लिमिटेड करके दी गई रहेगी, उसको खाली क्या करना है, हमको रिकंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, कोई डिफिकल्टी? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2, क्योंकि पार्टनरशिप को बोला ही 2 से लोग, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। पार्टनर ही नहीं होगा तो बिजनेस कहाँ से चलेगा? ठीक है, और उसके अंदर 2 तरीके की लायबिलिटी होती है, एक होती है लिमिटेड, दूसरा होता है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब जिसमें बिजनेस और पर्सनल प्रॉपर्टी दोनों क्या होगा, अफेक्ट होगा, लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं लिमिटेड लायबिलिटी या पार्टनरशिप जो होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो होता है वो जॉइंट स्टॉक बनने के कगार में हो सकता है कि अगर उनका तालमेल अच्छा बैठता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा स्मूथली चल रहा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो हो सकता है वो नियर फ्यूचर में प्राइवेट कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको फाइनल अकाउंट, इस चैप्टर में आपको सिर्फ बोला फाइनल अकाउंट क्रिएट करना है, किसका? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का। 12th में हम क्या करते थे, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाते थे। यहाँ पर भी हमको वही करना है, बट यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नाम इन लोगों ने मर्ज करके दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और जैसा कि हम सबको पता है बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है, एसेट्स एंड लायबिलिटी, तो ये जो कन्वर्जन है ये नाम में कन्वर्ट हुआ है, पहला पॉइंट। ठीक है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट के अंदर जो भी एडजस्टमेंट आप करते थे वो आपको अभी भी यही करना है, बस फर्क क्या हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सेकेंड, बैलेंस शीट वहां पर भी बनाना होता था, बैलेंस शीट आपको यहाँ पर भी बनाना है, बस फर्क क्या होगा, नाम का फर्क होगा, स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। 12th में क्या करते थे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट पहले क्या बनाते थे, ट्रेडिंग, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा बैलेंस शीट।
यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा, असेट्स और लायबिलिटी पहला और सेकंड आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट या ऐसा बोल सकते ICAI के नई गाइडलाइंस के हिसाब से, जैसा आप इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से शेड्यूल 6 बनाते थे बैलेंस शीट, यानी सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 5 में आपने जो बैलेंस शीट अडॉप्ट किया था वही फॉर्मेट को यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करना है सेमेस्टर 6 के फॉर्मेट में, जहां पर आपको पहले बैलेंस शीट क्रिएट करनी पड़ेगी, बाद में इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, नाम में चेंज हुआ है, काम में फर्क नहीं है। ठीक है, फॉर्मेट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ऊपर नीचे बस। आपका पुराना बैलेंस शीट होता था, उसमें लिखा जाता था वर्टिकल बैलेंस शीट। क्या लिखा जाता था? वर्टिकल बैलेंस शीट। यहाँ पर बोला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो पहला चेंजेस आपका यहाँ पर हो गया, क्या नाम में चेंजेस हुआ, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। सेकेंड, बैलेंस शीट का दो पार्ट होता था, एक होता था इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, सेकेंड हिस्सा होता था असेट्स। अब इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स, अब यहाँ तो पार्टनर है, तो यहाँ पे इक्विटी का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन, बिकॉज यहाँ पे पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या बोला जाएगा? कंट्रीब्यूशन। और यहाँ पे शेयर होल्डर नहीं है, इसलिए यहाँ पर बोला जाएगा पार्टनर्स फंड। क्या बोला जाएगा? पार्टनर्स फंड। समझा? अब उसमें इक्विटीज एंड लायबिलिटीज की जगह पे आ गया कंट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड की जगह पर आ गया पार्टनर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में पहला होता था शेयर कैपिटल, यहाँ पर बोला जाएगा कंट्रीब्यूशन। क्या बोलेगा? सेकेंड, रिजर्व एंड सरप्लस एज इट इज, वहां पर भी रिजर्व एंड सरप्लस होता था, यहाँ पर भी रिजर्व एंड सरप्लस होता था। ठीक है, अब वहां पर होता था लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ऐसे सब होती थी। यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट में डिवाइड नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ लायबिलिटीज लिखना है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड आता था, यहाँ पर भी अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड आएगा, बस फर्क क्या? लायबिलिटीज हेडिंग के अंदर। ठीक है, क्लियर? वहां पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती थी, वहां पे लॉन्ग टर्म वाला पार्ट है वो सिक्योर्ड में आ चुका है बेटा, तो सिर्फ शॉर्ट टर्म वाला पार्ट यहाँ पर आएगा। करंट लायबिलिटी के अंदर पहला आइटम होता था ट्रेड पेएबल, यहाँ पर भी ट्रेड पेएबल और क्रेडिटर साथ में। समझा? यानी क्रेडिटर और ट्रेड पेएबल हम लोग ट्रेड पेएबल में शो कर देते हैं, बिल्स पेएबल में शो कर, वैसे ही यहाँ पर भी करना है। और उसके अलावा जो कहीं नहीं आता वो किधर आएगा? अदर्स में आएगा, लेकिन प्रोविजंस को छोड़ के। कौन से छोड़े? प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज, प्रोविजन फॉर इंश्योरेंस और अदर, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स आ चुका। ठीक है, ऐसा हम लोग प्रोपोज्ड डिविडेंड बोलते हैं, मालूम है? वो इधर किधर नहीं आता, किधर आएगा? अदर प्रोविजंस में आएगा। क्लियर? वैसा तो ये सबको टोटल करके आपको टोटल मिलेगा, किसका? कंट्रीब्यूशन है। सेकेंड पार्ट होता था असेट्स, यहाँ पर भी असेट्स है। आपको वो फॉर्मेट याद है, इसलिए मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ। असेट्स के अंदर पहला होता था नॉन करंट असेट और करंट असेट, तो यहाँ पे करंट असेट को सेग्रीगेशन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद होता था फिक्स असेट, टेंजिबल और इंटेंजिबल, यहाँ पे दोनों साथ में करना है। ग्रॉस फिक्स असेट में, फिक्स असेट में टेंजिबल भी आ गया और इंटेंजिबल भी आ गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन और प्लस माइनस करके नेट फिक्स असेट आएगा, प्रॉब्लम माइनस करके। सेकेंड होता था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो उसमें इन्वेस्टमेंट आता था, यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट है लेकिन हेडिंग हट गया। उसके बाद आता था आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, यहाँ पर भी लोन्स एंड एडवांस है बट लॉन्ग टर्म वर्ड हट गया। फिर वहां पे भी इन्वेंट्री, यहाँ पर भी इन्वेंट्री, वहां पर ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ पर भी ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वहां पर भी था, यहाँ पर भी था, और जो किधर नहीं आता वो अदर असेट्स में आता है। टेक द टोटल, बैलेंस शीट रेडी। ठीक है, पुराना फॉर्मेट नया फॉर्मेट, कंफ्यूज नहीं होने का। पुराना फॉर्मेट कंपनी का था, ये अपना पार्टनरशिप का है। क्लियर? अब आप लोग इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में पहला आइटम होता था बेटा इनकम, तो यहाँ पर भी पहला क्या बोला जाएगा? इनकम। उससे पहला होता था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्या होता था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स, यहाँ पर इसको बोला जाएगा ग्रॉस टर्नओवर। क्या बोला जाएगा? ग्रॉस टर्नओवर। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करते थे, यहाँ पे सेल्स माइनस ग्रॉस में सेल्स रिटर्न वगैरह भी आएगा, तो आपको क्या करने का है? लेस करने का है। ठीक है, आपको एक्साइज ड्यूटी ये सब प्लस माइनस करके आपको क्या आएगा? नेट टर्नओवर। सीधी बात है, अगर सर सेल्स आया और सेल्स रिटर्न भी आया तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करके ग्रॉस में लिखोगे। क्लियर? उसके बाद अदर इनकम वहां पर भी होता था, अदर इनकम यहाँ पर भी होता था।
उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वही पार्ट यहाँ पर भी, इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक, सब टोटल एसेट में आ गया। अब एक्सपेंसेस, वहाँ का एक्सपेंस, यहाँ का एक्सपेंस। पहला एक्सपेंस होता था परचेज रिलेटेड एक्सपेंस, यहाँ पर भी परचेज रिलेटेड एक्सपेंस है। सेकेंड होता था रॉ कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, वहाँ पर भी था और यहाँ पर भी है। उसके बाद होता था फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस को पावर एंड फ्यूल और फैक्ट्री एक्सपेंसेस वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है। फिर ऑफिस का शुरू होता था, तो ऑफिस वहाँ पर भी है, यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस दिया है, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, याद है, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, ये सब पर्सनल में आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन, फिर अगर ऑडिटर को पेमेंट दिया है वो भी हमारा एडमिन में आता था, यहाँ पे सेपरेट शो करना ऑडिटर के लिए। फिर सेलिंग का खर्चा वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है। इंश्योरेंस सेपरेट दिखाना है, डेप्रिसिएशन सेपरेट दिखाना है, इंटरेस्ट सेपरेट दिखाना है। इसके अलावा कोई एक्सपेंसेस आएगा तो क्या आएगा, अदर एक्सपेंस में आएगा। जो किधर नहीं आएगा वो किधर आएगा, अदर एक्सपेंस। इतना टोटल किया तो ए मिला, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल किया तो बी मिला। ए में से बी माइनस करो तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स माइनस कर दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को आपको क्या करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ सकता है, क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन पे डिपेंड है। आपका जो प्रॉफिट हुआ है, आप 12th में क्या करते थे, प्रॉफिट को डिवाइड करते थे, नेट प्रॉफिट को आप लोग क्या करते थे, रेशियो में डिवाइड। यहाँ पर भी आपको रेशियो में डिवाइड करना है। रेशियो में डिवाइड करके कहाँ पे डालना रहता था, कैपिटल अकाउंट में ना, आप यहाँ पर भी कैपिटल अकाउंट में ही डालना है। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है तो कंट्रीब्यूशन के अंदर वो प्लस हो जाएगा, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, सिंपल है ना। पुराना बैलेंस शीट, नए बैलेंस शीट, पुराना इनकम एक्सपेंडिचर के हिसाब से कंपेयर करोगे तो आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ज़्यादा इजी पड़ेगा। क्लियर, पक्का, कॉपी किया है। आपका फेवरेट एडजस्टमेंट, ठीक है सर, क्लोजिंग स्टॉक के बिना तो हमारा फाइनल अकाउंट कंप्लीट ही नहीं होता, तो सही बात है। अब क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ पर आपको दो इफेक्ट डालना है। कहाँ पर, सबसे पहले आपको करना है इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक में, सिंपल। तो आपको फर्स्ट इफेक्ट किधर डालना है, इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक। अब इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक मतलब वही क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इंक्रीज और डिक्रीज आपको क्या करना है, चेक करना है। सेकंड इन्वेंटरी में आएगा, किधर आएगा, इन्वेंटरी किधर दिया रहता है आपको, असेट साइड दिया रहेगा, सिंपल। उसके बाद आपका फेवरेट एडजस्टमेंट होता है सर आउटस्टैंडिंग। पहला एडजस्टमेंट, सेकंड। अब जिसका एक्सपेंस रहेगा उस एक्सपेंस के साथ आप क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड टू द एक्सपेंस, सिंपल। अभी वो कोई भी एक्सपेंस रहने दो, उसका शेड्यूल हम लोग बनाएंगे तो हमको पता चलेगा कि किसके साथ प्लस करना है, किसके साथ माइनस करना है। और सेकेंड आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट आता था बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो भैया लायबिलिटी में यहाँ पर कहीं पर भी कुछ दिया है क्या, आउटस्टैंडिंग के लिए नहीं, तो जो कुछ नहीं आता वो किधर डालेंगे, अदर। तो सेकेंड में डालेंगे अदर लायबिलिटीज, ठीक है। तीसरा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड क्या करना बेटा, पहले लेस फ्रॉम एक्सपेंस, एक्सपेंस से क्या करना है आपको, माइनस करना है। और माइनस करने का तो आपको सेकेंड इफेक्ट आना था असेट साइड। अब असेट में प्रीपेड मतलब होता है एडवांस, तो आपको कहाँ पे डालना पड़ेगा, लोन्स एंड एडवांस में डालना पड़ेगा। समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो अदर में डाल के आ जाना। एक्चुअली जाएगा लोन्स एंड एडवांस में ही, तो हाँ, प्रीपेड को हम लोग दूसरा नाम एडवांस ही बोलते हैं ना, तो इसलिए उसको हम लोग को एडवांस में लिखना पड़ेगा। फोर्थ आउटस्टैंडिंग इनकम, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम रिसीवेबल। पैसा मिला नहीं है, पैसा मिलने वाला है, इनकम रिसीवेबल। तो ये क्या करता था, इनकम यानी क्रेडिट साइड में प्लस होता था, इनकम में क्या होता था, प्लस। तो अभी इनकम कौन सा स्पेसिफाई किया गया, नहीं, तो हम लोग इनकम क्या करोगे, ऐड टू द इनकम। क्या बोला मैंने, ऐड। तो पहला इफेक्ट क्या करना है, ऐड टू द इनकम। इनकम में क्या करोगे आप, ऐड।
अगर आपने इनकम में ऐड किया तो सेकेंड इफेक्ट आपको किधर डालना है, असेट साइड। तो अभी आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है कि लेना बाकी है, लेना बाकी है। तो जिसका कुछ नहीं होता वो किधर आएगा, अदर असेट्स में आएगा, अदर असेट्स। अरे डिफिकल्टी, प्रॉब्लम चाहिए तो आप इसको कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बेटा आएगा प्री रिसीव्ड इनकम। प्रीपेड का उल्टा होता है प्री रिसीव्ड, यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्या बोलते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो अभी प्री रिसीव्ड, प्रीपेड क्या करते थे माइनस, तो प्री रिसीव भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पहला क्या करना है, लेस फ्रॉम इनकम। आपका जो भी इनकम रहेगा वो कितना लिखोगे, इनकम से लेस करना है। और सेकेंड इफेक्ट अदर्स लायबिलिटी, किधर आएगा, अदर्स लायबिलिटी। अरे डिफिकल्टी, ठीक है। 12th के एडजस्टमेंट को याद करके आप लोग करोगे तो आप लोग को इजीली पड़ेगा। उसके बाद आपका फेवरेट एडजस्टमेंट होता था डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या करने का है, असेट में से लेस करना है। तो आपका जो भी, तो यहाँ पे असेट में से लेस नहीं करना है, यहाँ पे दिखाना है अपने को। तो यहाँ पे पहला इफेक्ट क्या आएगा, डेप्रिसिएशन में ही आएगा। लेकिन ये डेप्रिसिएशन बेटा किधर मिलेगा, असेट साइड, समझा। और सेकंड इफेक्ट भी आपका डेप्रिसिएशन में ही आएगा, लेकिन ये डेप्रिसिएशन किधर आएगा, एक्सपेंस, सॉरी एक्सपेंस साइड। अरे यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन है, यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन है, तो दोनों जगह लिखना है आपको, क्लियर। 7 सर अगर अप्रिसिएशन आया तो क्या करोगे, ऐड करोगे। तो सर यहाँ तो ऐड करने वाला कुछ दिख रहा है क्या, तो क्या करोगे, ग्रॉस फिक्स असेट में ऐड करके डायरेक्टली लिखोगे। क्या बोला मैंने, ग्रॉस फिक्स असेट में सीधा ऐड करके आपको दिखाया, क्योंकि वर्किंग नोट तो आप बनाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐड टू दी ग्रॉस फिक्स्ड असेट। और सेकेंड इफेक्ट क्या डालना बेटा, सेकेंड इफेक्ट आता था प्रॉफिट और लॉस के क्रेडिट साइड। तो जिसका कोई नहीं होता उधर किधर आएगा, अदर इनकम में आएगा, किधर आएगा, अदर इनकम। प्रॉब्लम। इसके अलावा आपका एक फेवरेट एडजस्टमेंट और उठता था, आरडीडी, जिसको हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। आरडीडी क्या करते थे आप लोग, डेटर से माइनस। तो यहाँ पर भी डेटर है, हाँ है ना, तो लेस फ्रॉम डेटर्स, लेस फ्रॉम डेटर्स वहां पर भी होगा। और सेकेंड इफेक्ट होता था प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो यहाँ पर कहाँ डालोगे, अदर एक्सपेंस। लेकिन आरडीडी कब क्रिएट होता है, जब आप सेल करते हो, तो इसलिए उसको कहाँ पे डालोगे, सेलिंग एक्सपेंस। क्या कहाँ पे डालोगे, सेलिंग एक्सपेंस। अरे क्लियर, आरडीडी आपको कहाँ पे लिखना है, सेलिंग एक्सपेंस। अरे आपने बेचा ही नहीं होता तो कस्टमर बनता ही नहीं, कस्टमर बनता ही नहीं तो नुकसान होता ही नहीं। तो आपने बेचा इसलिए तो कस्टमर बना, कस्टमर बना तो उसने आगे मौका पे चौका मार के आपका पैसा डुबा दिया, इसलिए क्या करने का, उसको सेलिंग एक्सपेंस में उसका सेकेंड इफेक्ट डालना पड़ेगा, क्लियर। इसके अलावा आपको कौन सा एडजस्टमेंट याद आता है, वेरी गुड, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है। पहले फटाफट लिख लोगे इतना, चलो नेक्स्ट देखो बेटा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हम लोगों ने क्या किया, गुड्स हम लोग ने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते थे। अब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ना डालकर हमें उसको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या परचेज से एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, हमको क्या करना है, दो चीज़, या तो हमको परचेज से एडजस्ट करना है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में एडजस्ट करना है। दोनों में से कहीं एक जगह से आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है, क्लियर। अगर वो भी नहीं है तो आप पर्सनल एक्सपेंसेस से भी एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एज अ फ्री सैंपल माना जाता है, क्लियर, ठीक है। मेरा एडवाइस रहेगा कि परचेज आप लोग ने पढ़ा है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, फिर क्लोजिंग स्टॉक करने का माइनस परचेज रिटर्न माइनस गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, क्योंकि गुड से रिलेटेड सारा आइटम आप लोग किससे एडजस्ट करते हो, परचेज, ठीक है।
तो सजेशन यही रहेगा कि परचेस के साथ ही एडजस्ट करो, तो लेस फ्रॉम परचेस, लेस फ्रॉम परचेस, अरे समझा। और डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री में बांटा मतलब एडवर्टाइजमेंट क्या, एडवर्टाइजमेंट क्या मतलब किधर आएगा, सेलिंग एक्सपेंस। तो सेलिंग एक्सपेंस में क्या करोगे, ऐड टू द सेलिंग एक्सपेंस। प्रॉब्लम। उसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोरी हो गया। तो पहला क्या करना है, या तो से परचेस के साथ एडजस्ट करो, ठीक है, लेस फ्रॉम परचेस, और दूसरा अदर एक्सपेंस। प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, इंश्योरेंस प्रीपेड का है सर, इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस से लेस करना है ना अपने को, ठीक है। एक होता था इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, याद है, इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसके 3 एडजस्टमेंट हम लोगों ने देखा था। पहला क्या होता था, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, पहला तो यही था कि गुड डिस्ट्रॉयड हो जाता था, तो गुड्स डिस्ट्रॉय, तो जैसा हमने पढ़ा यहाँ पर क्या होगा, लेस फ्रॉम परचेस, परचेस से क्या करना अपने को, माइनस। सेकंड, लॉस हो जाता था हमारा, तो लॉस बाय फायर क्या करना है, अदर एक्सपेंस में डालना, किधर, अदर एक्सपेंस। और अगर आपको उसमें से क्लेम वगैरह मिला, क्लेम रिसीवेबल, पैसा मिला नहीं मिलने वाला है, तो आप लोग को कहाँ डालना है उसको, अदर असेट्स। क्लियर। क्लेम रिसीवेबल मतलब पैसा मिला नहीं मिलने वाला है, तो वो आप लोग कहाँ पे लिखोगे, अदर असेट्स, मार करके। क्लियर। उसके अलावा और क्या एडजस्टमेंट आपको याद आ रहा है, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर या टेकन बाय पार्टनर। तो बेटा आप क्या करते थे, इसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते थे, हम लोग क्या करेंगे, लेस फ्रॉम परचेस। मैंने आपको क्लियरली बताया कि गुड्स से रिलेटेड कोई भी आइटम रहेगा तो आपको क्या करने का, परचेस से क्या करना है, लेस। और इसका सेकेंड इफेक्ट होता था कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। अब यहाँ पर क्या करोगे, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आपको लेस फ्रॉम पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी पार्टनर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा ना बेटा, उससे माइनस करना है। मतलब अगर ए ने विड्रॉ किया तो ए के कॉन्ट्रीब्यूशन में से माइनस करो, बी ने विड्रॉ किया रहेगा तो बी के कॉन्ट्रीब्यूशन में से माइनस करो, सी ने विड्रॉ किया रहेगा तो सी के कॉन्ट्रीब्यूशन में से क्या करो, माइनस करो। हाँ, तो उसका हम लोग शेड्यूल बनाएंगे तो शेड्यूल में क्लियर होगा वो, ठीक है। उसके अलावा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, असेट बेचा तो क्या मिला आपको, प्रॉफिट मिला। असेट बेचा तो आपको क्या मिला, प्रॉफिट। तो सबसे पहले क्या करोगे, अच्छा असेट बेचा तो पैसा बता, असेट आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो आपको असेट्स में से क्या करना पड़ेगा, लेस। तो पहले असेट में से लेस करो, क्या लेस करोगे, WDV मतलब बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू लेस करने के बाद या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस। प्रॉफिट हुआ तो अदर इनकम में डालोगे, किधर डालोगे, अरे समझा, WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू, वैल्यू जो कम हो चुकी है, ठीक है। और 14 लॉस फ्रॉम असेट, हाँ, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, असेट में से क्या करना है आपको, लॉस हो गया है, तो वही एडजस्टमेंट होगा, लेस फ्रॉम असेट। पहले असेट में से क्या करो, लेस करो, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ डालोगे, अदर एक्सपेंस। कहाँ पर डालोगे, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। ये आपके मेजर एडजस्टमेंट्स है जो आपको इस बार आने के चांसेस है।
अगर इसमें कुछ वैल्यू एडिशन प्लस माइनस जाएगा तो हम लोग क्वेश्चन के टाइम पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ। चलो कॉपी करो।